LCR सर्किट। LCR में L, C और R। L बोले तो इंडक्टर, C बोले तो कैपेसिटर, R बोले तो रजिस्टर। तो L, C और R तीन आइटम होंगे, तीनों सीरीज़ में है, पैरेलल का तुम्हारे में नहीं है। L, C, R। L मतलब इंडक्टर, C मतलब कैपेसिटर, R मतलब रजिस्टर। अब तुम्हें ये बात पहले से पता है कि L में जो होता है वो वोल्टेज लीड करती है और करंट पीछे होता है, ठीक है ना। कितना पीछे होता है? π/2, ठीक है। कैपेसिटर में जस्ट का ऑपोजिट होता है। तो हमने एक काम किया, हमने तीनों के करंट सेम डायरेक्शन में ले लिए। इसका करंट भी इधर ले लिया, इसका करंट भी इधर ले लिया, इसका भी इधर ले लिया। हम जो करेंगे सिर्फ वोल्टेज के साथ छेड़खानी करेंगे। किसी में हम वोल्टेज को आगे दिखाएंगे और किसी में वोल्टेज को पीछे। हमने कहा इंडक्टर तो वोल्टेज आगे हो गई, करंट तो सब में तीनों में सेम हो गया, तो वोल्टेज इसमें आगे कर दी, इसमें वोल्टेज पीछे कर दी, ठीक है, जिसमें वोल्टेज। लेकिन रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, ठीक है ना। ये बात तुम्हें पहले से पता है। L, C और R तीनों अलग अलग पढ़ा चुका। तो कह रहा है हमने इसे एक AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। जो LCR सर्किट है इसको हमने एक AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। वो कितनी है? E = E0 sin ωt। और यही हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनती है। हमें करना क्या होता है? हमें करना होता है LCR से कोई भी सर्किट हो वो शुरुआत करेंगे E से और E से लेके सफ़र जाएगा I तक, ठीक है ना। तो चलो जी, E बराबर कितना हो गया हमारे पास? E0 sin ωt। अब इस सर्किट के बारे में बात करता हूँ। कह रहा है सपोज LCR आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन AC सोर्स, और वो AC सोर्स कितनी है? E = E0 sin ωt। और यही आपकी होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो जी, मैं तुमसे पूछता हूँ, ये बताओ इसमें कितने आइटम है? आपने बोला तीन। तीनों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, वोल्टेज कहाँ है, करंट कहाँ है। तो आपने बोला देखो जी, पहले बात करते हैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL। तो VL बराबर होता है, देखो V बराबर होता है IR, लेकिन इसके अक्रॉस R नहीं होता, इसके अक्रॉस होता है XL, हाँ है ना। तो इसका मतलब हो गया I × XL। तो VL बराबर कितना हो गया? IXL हो गया, ठीक है ना। VL बराबर कितना हो गया? IXL। अच्छा, तो VL अक्रॉस इंडक्टर, जो VL है अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है ना, अक्रॉस इंडक्टर L, जो इंडक्टर L दिया हुआ है, अहेड ऑफ करंट I, वो करंट I से आगे कितना? π/2। ये बात तो हमको पहले से ही पता है, ये बात मैंने बस लिख रखी है कि VL जो है वो I से आगे है, बस ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है ना, कि VL जो है VL अक्रॉस इंडक्टर, जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है वो करंट से कितने आगे है? फेज एंगल π/2 अहेड है, आगे है, ठीक है ना भाई। उसके बाद कह रहा सो VL लाइज π/2 एंटी क्लॉकवाइज। देखो I अगर यहाँ है तो VL इसके एंटी क्लॉकवाइज यहाँ है ना, डायग्राम में ही, ठीक है ना। तो इसने बोला कि VL लाइज π/2 एंटी क्लॉकवाइज विद रेस्पेक्ट टू फेजर I'। देखो जी, I आपका कहाँ? हमने कहा जी I है हमारा ये रहा। तो VL आगे है तो इसका मतलब उससे एंटी क्लॉकवाइज है। I से एंटी क्लॉकवाइज कितना आगे? π/2 आगे। कौन? VL। समझ में आ गई बात? नहीं आई? इसी तरह से VC जो है VC I से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ये ऐसे ही है, ओके। अच्छा, I और VR के बीच में कोई एंगल है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? आपने बोला नहीं, बिल्कुल दोनों कैसे हैं? सेम फेज में। समझ में आ गई बात तुमको? तो अगला स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। आपने बोला VC बराबर क्या होगा? IXC। तो VC क्या होगा? VC लेग्स बिहाइंड, हाँ है ना, बाई फेज एंगल π/2। तो इसका मतलब कैसे होगा? क्लॉकवाइज होगा। लेकिन VR बराबर क्या होगा? आपने बोला IR हुआ, और दोनों कैसे हैं? आर इन द सेम फेज, ठीक है ना। तो इट मीन्स, तो इसने बोला VR और I कैसे डायरेक्शन में होंगे? सेम डायरेक्शन में होंगे। दोबारा बात करूँ, VL आपका दोबारा सुनो, तीनों के करंट सेम ले लिए। क्यों ले लिए? अभी तुम्हें समझ में आएगा, फेजर डायग्राम में आसानी होगी। ये इंडक्टर है तो VL, ओके, ये कैपेसिटर है तो VC, और ये रजिस्टर है तो VR। ये आपके तीनों I थे। समझ में आया कि नहीं आया? इन दोनों तीनों डायग्रामों को कंबाइन कर देंगे, इसका बनेगा फेजर डायग्राम, ठीक है ना। चलो देखते हैं आगे। भाई ये बताओ VC और VL, यहाँ देखो जरा, ये करंट तीनों के सेम है, तो मैंने तीनों के करंट को एक जगह ही बोल दिया कि तू यहाँ आ करंट, ये तीनों का करंट हो गया। अब बताओ VC कहाँ है? आपने बोला VC छोड़ो, पहले VL बताओ जी। VL तो यहाँ है, मान लो। VC कहाँ? आपने बोला करंट से 90 पीछे है, तो VC हो। VC को मैं छोटा मान रहा हूँ, कंडीशन मेरी यहाँ है कि VC जो है VL से छोटा है, यहाँ मेरी कंडीशन ये है। चलो तो ये बताओ, VC हो गया, VL हो गया। VL आपने यहाँ ले लिया, VC इसके ऑपोजिट है, अरे VL ऊपर है, VC नीचे। 180 डिग्री एंगल बना कि नहीं बना VC और VL में? आपने बोला 180 डिग्री बिल्कुल बना, कोई दिक्कत नहीं है इस 180 में। तो बताओ VR कहाँ है? आपने बोला जो VR है ये इसके अलोंग है। समझ में आई बात? नहीं आई? ये I हो गया और ये आपका
वी आर हो गया। समझ में आती है बात, नहीं आती है? बस आप इसको फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग मान देना, ठीक है ना। फेजर डायग्राम के लिए सबसे पहले क्या करते हैं जी, फेजर डायग्राम के लिए पहले एक्स एक्सिस मानते हैं, वाई एक्सिस मानते हैं। तो सबसे पहले आपने एक मानी एक्स एक्सिस, उसके बाद मैंने आपने वाई एक्सिस, यहाँ आपने क्या लिया, ये पूरा वाला वी एल, और ये नीचे क्या हो गया वी सी, और ये क्या हो गया आपने आई मान रखा, इतना क्या है ये आई, और आई की ही डायरेक्शन में कौन है वी आर। समझ में आ गया ना। तो अब मैं तुमसे कहूँ वी एल ये रहा, वी सी नीचे, तो ये क्या बचा, आपने बोला वी एल ऊपर है, वी एल है यहाँ और वी सी है यहाँ, तो वी एल और वी सी ऑपोजिट है, तो इसका मतलब वी एल में से वी सी गया, तो इतना बचा कि नहीं बचा, ये वेक्टर देखा जाए तो हाँ है ना, जो ग्रीन वाला है, तो ये कितना होगा, आपने बोला वी एल माइनस वी सी। समझ में आ गई बात तुमको। और आई आपका यहाँ था ही, तो आप बोलोगे ठीक है जी मेरा ये आई यहाँ था, ग्रीन वाली बची ना वी एल माइनस, हाँ वी एल माइनस वी सी ग्रीन वाली बची, और ये वी आर था, ठीक है ना। चलो जी ठीक है, अब मैं तुमसे कहता हूँ वी एल माइनस वी सी तो हो गया, वी एल और वी सी का रिजल्ट दोबारा सुनो, वी एल है ऊपर, हाँ, और वी एल है ऊपर, वी सी है नीचे। तो जब कोई दो वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल पे होते हैं, मान लो ये है 20 और ये है 15, तो नेट कितना बचा 5, और 5 पता कितना होगा, आप बोलोगे 5 जी, बस वो इतना सा होगा, हाँ है ना। तो इसी तरह से वी एल है ऊपर, वी सी है नीचे, तो रिजल्ट कितना बचा, आपने बोला वी एल माइनस वी सी बचा, ठीक है ना। ये आपका यहाँ हो गया वी आर, बिल्कुल सही है ना। आपने बोला ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो, कर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें एक काम करना है, हमको लेने हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखो ये होगी हमारी एक्स एक्सिस और ये होगी हमारी वाई एक्सिस, एक्स वाई, और ये हो गया हमारा पूरा का पूरा फेजर डायग्राम। समझ में आ गई बात तुमको, पक्का समझ में आ गया ना। अब आप बोलोगे ठीक है, ये बताओ वी एल माइनस वी सी क्या है, वी एल माइनस वी सी इज द रिजल्ट ऑफ वी एल एंड वी सी, वी एल और वी सी का रिजल्ट है वी एल माइनस वी सी, और वी आर हो गया यहाँ। तो नेट वोल्टेज कितनी आएगी, आपने बोला इसका रिजल्टेंट निकाल लो, तो आपने बोला रिजल्टेंट के लिए क्या बनाए, पैरेललोग्राम बनाए, तो आपने पैरेललोग्राम बनाया, और पैरेललोग्राम को जो डायगोनल होता है वही क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर, या रिजल्टेंट। समझ में आया ना। तो ये होगा आपका ई। लेकिन मैंने तुमको बताया था फेजर जो होते हैं कैसे होते हैं, वेक्टर होते हैं। क्या एक्चुअल में वेक्टर होते हैं, आपने बोला नहीं, एक्चुअल में वेक्टर नहीं होते, बस इंडिकेट किए जाते हैं वेक्टर हैं, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, हमें ये आगे और पीछे दिखाने हैं, और आगे पीछे किस में दिखाना है, एंगल्स में। और जब कोई चीज़ एंगल्स में आगे पीछे होते हैं तो आपको पता है एंगल्स किसके बीच में होते हैं, हमेशा वेक्टर्स के बीच में। बहुत बढ़िया, ठीक है ना भाई। चलो ठीक है, अब इस डायग्राम पे आता हूँ। ये वी आर हो गया, ये पूरा वी एल हो गया, ये वी सी हो गया, ये आपका वी एल माइनस वी सी हो गया, ये आपका पूरा वी आर हो गया, और ये आपका ई आ गया। समझ में आ गया ना। चलो जी ठीक है, ये क्या हो गया इसका फेजर डायग्राम। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये बताओ ई कितने एंगल पे, आपने बोला ई की इक्वेशन थी ई नोट साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत तो ना। चलो तो ये बताओ ई कितने एंगल पे हुआ, आपने बोला ई एंगल पे ओमेगा टी, एंगल ऑलवेज मेजर फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस आपकी ये रही। अब आपको बस ये देखना है ई कहाँ है, आपने बोला जी ई की बात तो ऐसी, ये रहा ई, हाँ है ना, ये ई तो है। तो आपने बोला इट मीन्स जो यहाँ से ये वाला एंगल होगा, ये कितना एंगल होगा, ओमेगा टी। चलो तो देखते हैं, देखो ये वाला जो ग्रीन वाला यहाँ एंगल बनाया ना मैंने, यही तो ओमेगा टी है, ठीक है ना। ये कितना एंगल है, ओमेगा टी, ठीक है ना। अच्छा ठीक है भाई साहब, ओमेगा टी मिल गया। अब आपने कहा तो आई कहाँ है जी, सुनो मेरी बात, आई ये है, लेकिन अभी हमें आई को देखना है, आई की इक्वेशन क्या आएगी, ठीक है ना। चलो लाएंगे उसको भी, बात की बात है, फिलहाल हमने इतना काम कर दिया। ये बताओ व्हाट इज़ द फेज एंगल, फेज या फेज डिफरेंस क्या होता है, या फेज एंगल क्या होता है। आपने बोला फेज एंगल होता है या फेज डिफरेंस होता है ई एंड आई के बीच में, हाँ है ना। ई आया आपका ये वाला, आई है आपका ये वाला, तो इसके बीच में जो एंगल होगा दैट इज़ फाई, वही तो फेज डिफरेंस होता है, वही तो फेज एंगल होता है, हाँ है ना। तो आपने बोला इसका मतलब ये जो हमारा ये पिंक सा एंगल है, ये वाला होगा हमारा फेज एंगल है, फेज डिफरेंस, ठीक है भाई। चलो ठीक है, अब तुम मुझे ज़रा एक बात बताओ, ये जो ग्रीन वाला है ओमेगा टी हो गया, पिंक से जो है ये फाई हो गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा, आपने बोला ओमेगा टी में से, हाँ ओमेगा टी तो है, हाँ ये वाला ओमेगा टी तो है, ओमेगा टी बेटा ग्रीन वाला है, जो ई पर है, ई के साथ वाला एंगल है ओमेगा टी माइनस फाई। समझ में आ गया तुझे, नहीं आया, पक्की बात है ना भाई। ये बताओ, अब मैं ब्लैक वाला लेता हूँ, ये ब्लैक वाला पूरा एंगल कितना है, ब्लैक वाला, आपने कहा जी पूरा का पूरा एंगल है ओमेगा टी, क्योंकि इक्वेशन ने हमें बात बताई थी ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी होता है, और ई और आई के बीच में जो एंगल होता है उसे बोलते हैं फेज डिफरेंस या फेज एंगल, उसे बोल दिया हमने कितना, फाई। तो ओमेगा टी ये पूरा हुआ करता था, उसमें कितना गया, फाई, तो ये कितना बचा, ओमेगा टी माइनस फाई। समझ में आ गया। तो तुम्हें नहीं लगता कि आई की इक्वेशन तो तुम लेके भी आ गए, आपने कहा कौन सी इक्वेशन आ गई, आई बराबर आया आई नोट साइन ओमेगा टी
-5। समझ में आ गया? ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? तो इस हिसाब से इन द फेजर डायग्राम बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन ये क्या कर दिया, तो ई नोट बराबर होगा इतना ही। तो तुम्हें समझ में आता है बात? नहीं आती है भाई साहब? एक बात बताओ, जब ये ई रिजल्ट आया, ये रिजल्टेंट वेक्टर है ना ई, हाँ है ना, तो रिजल्ट बराबर होता है √a² + b² + 2ab। तो a इसका जगह ये हो गया, b इसकी जगह ये हो गया, हाँ है ना भाई। a की जगह इसने ले ली, b की जगह इसने ले ली, तो हम पैरेललोग्राम लो लगाएंगे। तो इस डायग्राम को देखते हो तो e बराबर होगा, ये तो हो गया a का स्क्वायर और ये हो गया प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कोस, और कोस आप बोलोगे जी ये एंगल, ये जो a है या b कह दो या इसे कह दो 90। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप बोलोगे जी ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, ab कोस 90 और कोस 90 हो गया 0 सब। तो ये हो गया आपका a² + b² का रूट। ओके, तो a की जगह क्या है आपका v0 l² - v, ये तो हो गया ठीक है ना। और v0 अक्रॉस l आप बोलोगे i0 xl, हाँ है ना। और ये कितना होगा i0 xc, और ये क्या i0 r। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? पक्की बात है? वैसे नहीं आ रही है। आ रही है, ठीक है। तो भाई अब आप ये बताओ, इसके ऊपर भी स्क्वायर है पूरे के, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो तुमको नहीं लगता ये i0 xl सबके ऊपर स्क्वायर ही स्क्वायर होगा? तो अगर मैं यहाँ से i0² कॉमन ले लूँ तो i0² कॉमन आ गया, तो यहाँ से बाहर निकाल दो, यहाँ से बाहर निकाल दो, यहाँ से बाहर निकाल दो, तो xl - xc² + r², और ये हो गया ऐसे, और ये भी बाहर आ गया i0 का स्क्वायर, हाँ है ना। समझ में आती है बात? रूट कर दिया, i0 को बाहर निकाल लिया, तो i0 आया बाहर, अंडर रूट में क्या हो गया xl - xc² + के r²। अच्छा जी, क्या कर रहे हैं हम? अरे भैया हम कुल मिला के i को लाना चाह रहे हैं। तो तुम्हें नहीं लगता कि i बराबर क्या आएगा? तो आपने बोला i तो ये रहा, तो i बराबर आएगा, इसे ले जाओ डिवाइड में, हाँ है ना। तो i0 बराबर e0 अपॉन समथिंग, ठीक है। और ये अपॉन समथिंग हम जानते हैं i बराबर होता है e अपॉन ऑलवेज r। r का मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब ओपोजिशन, हाँ है ना। तो यहाँ पर ओपोजिशन का काम कौन करेगा? ये करेगा। अब एक बात बताओ, अगर l अपोज करे तो उसे क्या बोलते हैं? एल अपोज करे, एल क्या इंडक्टेंस? हाँ इंडक्टर। इंडक्टर अपोज रिएक्टेंस। कौन सा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। बहुत बढ़िया। तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर सी अपोज करे उसे क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और अगर आर अपोज करे उसे क्या बोलते हैं? खाली रिएक्टेंस, खाली रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अगर मैं तुमसे कहूँ अब मिलके दो भाई अपोज करने लगे, एल और सी अपोज करने लगे, उसे क्या बोलेंगे? इम्पीडेंस। अच्छा एल और सी ये भी तो रिएक्टेंस ही होगा। आप बोलोगे इम्पीडेंस। जब कोई दो मिलके अपोज करते हैं तो उसे बोलते हैं इम्पीडेंस। रिएक्टेंस सिर्फ एक का होता है, दो को भी इम्पीडेंस बोलेंगे, तीन को भी इम्पीडेंस बोलते हैं, ठीक है ना। एक से ज़्यादा अपोज करें तो इम्पीडेंस, जो टोटल अपोजिशन होता है, ठीक है ना। तो एक नया वर्ड आएगा इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस का मतलब होता है जो टोटल अपोज करे, ठीक है ना। तो अगर सिर्फ एल अपोज करेगा तो एक्सएल, अगर सी अपोज करेगा तो एक्ससी, और रजिस्टर अपोज करेगा तो आर है ही। इसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत तो ना? चलो जी, उसके बाद आगे आते हैं। तो ये बताओ यहाँ कितने अपोज कर रहे हो? आपने बोला एल बी, सी बी, आर बी, तो ये क्या होगा? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस। और इसको इंडिकेट करते हैं जेड से। जेड से, ठीक है ना भाई। तो चलो जी, तो आपने कहा कंपेयर विद ओमिक रिलेशन। ओमिक रिलेशन तो ये होता है आई नॉट इक्वल टू, यही होता है ना ओमिक रिलेशन, तो आई इक्वल टू ई नॉट ई अपॉन आर। तो आर क्या है? आर इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इफेक्टिव अपोजिशन, एक ही बात है ना। इफेक्टिव अपोजिशन कह दो। तो आपने बोला इसका मतलब ये ई नोट अपॉन क्या, ये क्या हो जाएगा आपका? इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा, और इसे बोलेंगे हम जेड। तो आज से तुम्हारे लिए जेड बराबर क्या हो गया? मैंने बीच में लिख रखा हियर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्वल टू इतना, हाँ है ना। इफेक्टिव रेजिस्टेंस यही तो है। विच अपोज या इम्पीड्स द करंट, जो अपोज करता है क्या करता है? इम्पीड द करंट, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस। कोई दिक्कत वाली बात तो ना। और जेड बराबर आ गया आपका इतना, कोई दिक्कत तो ना बेटा। तो जेड बराबर आ गया अंडर रूट, ओके। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज, मैंने ये बोला कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस यही तो होगा, हाँ है ना भाई, जो अपोन में आया ई के। लेकिन ई के अपोन में अगर सच मायने में देखा जाए तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये नहीं होगा, इसके ऊपर रूट लगाना पड़ेगा मी से इसमें। समझ गए? नहीं समझ गए? क्योंकि ये तो मानते नहीं मानते, तो पीछे भी तो रूट ही है। हाँ रूट है पीछे, जब भी तुम्हें कह रहा रूट आएगा, ठीक है ना। ये रूट इसमें से हट गायब था, ये गायब नहीं है, ठीक है। चलो तो हम जानते हैं जी जेड बराबर इतना आ गया। अब हम जानते हैं एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल, हाँ है ना। और एक्सी बराबर क्या होता है? 1/ओमेगा सी। तो अब आप ओमेगा की फॉर्म में इसको पुट कर देना, यहाँ पे इसे पुट कर दो, यहाँ पे इसे पुट कर दो, तो ओमेगा माइनस ओमेगा सी का स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर का रूट हो गया, ठीक है। तो अब हम कहेंगे चलो जी एक फॉर्म तो आपकी ये हो गई, एक फॉर्म आपकी ये हो गई। ये तीसरी आप बोलोगे ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf। तो आपने जब 2πf को ओमेगा की जगह पुट करा तो कितना है? 2πfl माइनस, समझ में आया ना, का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो तीन फॉर्म हो गई, ओके। तो आज से तुम्हारे लिए जेड बराबर हो गया एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और प्लस के आर स्क्वायर का अंडर रूट। एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल। एक्सी बराबर क्या होता है? 1/ओमेगा सी, ठीक है ना भाई। एक फॉर्म आपकी ये हो गई। तीसरी फॉर्म क्या हो गई? आपने बोला ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf, और ये हो गया एल, और ये अपॉन 1/2πf सी, और प्लस के आर स्क्वायर, ठीक है ना भाई।
पक्का। चलो जी ठीक है, 3 फॉर्म हो गई। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ इम्पीडेंस। इम्पीडेंस एक्चुअल में है क्या? दिस इज द ऑपोजिशन या इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो यूनिट क्या होगी इसकी? ओम। कोई दिक्कत तो ना बेटा, ओम होएगी। चलो जी, इम्पीडेंस ट्राइंगल क्या होता है? इम्पीडेंस ट्राइंगल के हमको एक बात समझनी पड़ेगी, हमको फेजर डायग्राम आना चाहिए। अच्छा सवाल है, मतलब ये कभी कभी पूछ लेते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल को, ठीक है ना। एलसीआर सर्किट मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट है। इसी तरह से अब बात करते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल क्या होता है। तो देखो, अब आप मुझे ये बताइए ज़रा, मैं कहूँ ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका, अब अच्छे समझना पड़ेगा आपको, ये आपका क्या है? वी एल, और ये क्या आपका? वी सी। ऐसा नहीं है कि वी सी बड़ा नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये क्या आपका? वी आर। मतलब दोनों में से एक छोटा मान लेंगे। हाँ, अगर बराबर मान लेंगे उसी कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। जब वी एल बराबर हो जाएगा वी सी, वो स्पेशल केस है, ठीक है ना। अभी एक को हम बड़ा मान रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि हम क्यों कहें बराबर है? बराबर इसका स्पेशल केस होगा, ठीक है ना। इसका जब बराबर हो जाएंगे वी एल और वी सी, क्या हो जाएगा? स्पेशल केस हो जाएगा। तो आपने बोला ठीक है जी, ये आपका आई है, ओके, ये आपका वी आर है, ये आपका वी एल है, ये आपका वी सी है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ ये कितना होता था? आपने बोला ये जो ये बचा ना, ये वाला, ये होता था क्या? वी एल माइनस वी सी। और इस हिसाब से जब हम पैरेललोग्राम लगाते थे तो ये आता था आपका, कहीं जाके रिजल्ट आता था ये वाला, ये आ गया रिजल्ट। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो ये है, ये क्या है? वी एल माइनस वी सी। तो इसके पैरेलल ये भी क्या होगा? वी एल माइनस, और ये क्या पूरा? आपने बोला पूरा तो वी आर है ना। अब आप मुझे बताओ ये कितना एंगल है? आप बोलोगे कौन सा एंगल? भाई ये आई है ना, मेरी निगाह से देखो, ये ग्रीन वाला आई है ना, ग्रीन वाला, हाँ, ये ग्रीन वाला जो है ये आई है ना, और जो ब्लैक वाला ऊपर जा रहा है क्या है? ये ई है। और फेज डिफरेंस क्या होता है? फाई। हमेशा किसके बीच में होता है? ई और, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? फाई। तो तुमको नहीं लगता कि एक ट्राइंगल बन गया? ट्राइंगल का नाम देखो मैं, ए ओ ए बी, हाँ है ना। इसी ट्राइंगल को बोलते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल। तो आपने बोला इसमें क्या स्पेशल बात है? सुनो, इसमें क्या स्पेशल बात है। तो मैं तुमसे कह सकता हूँ कि tan फाई बराबर क्या होगा? आपने बोला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वी एल माइनस वी सी अपॉन बेस कितना? वी आर। कोई दिक्कत हो ना भाई इस बात में? पक्का ना। अब आप कहोगे वी एल, तो इसमें क्या बात है? अब सुनो, वी एल बराबर होता है आई एक्स एल, हाँ है ना, और माइनस आई एक्स सी, और अपॉन में आई एक्स आर, आर, ठीक है ना। कोई नहीं, ठीक है ना। अब आपने आई ऊपर से कॉमन लिया, अगर ऊपर से कॉमन लोगे, समझ गए ना, कट गया। तो इसका मतलब tan फाई बराबर कितना आ गया? आपने बोला tan फाई बराबर आ गया एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। तो ये क्या है? दिस इज़ द फेज डिफरेंस। आपने बोला नहीं, ये तो tan फाई है। भैया फाई बराबर कह सकते हो ना, tan इनवर्स, है ना, समझ में आ गया ना। तो अगर तुमको फेज एंगल निकालना है, इम्पीडेंस ट्राइंगल काम आता है फेज एंगल निकालने में। जैसे आपको किसी ने ये दे दिया एक्स एल माइनस एक्स सी या आर दे दिया, तो आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल कर सकते हो tan फाई बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका ये रहा, बेस आपका ये रहा। उसने कहा नहीं, किसी ने जेड दे दिया, हमने कहा 45 डिग्री एंगल दे दिया और जेड दे दिया, तो आर पूछा, तो आप बोलोगे चलो जी जेड दिया ना, तो अब आपको क्या गिवन है? आपने बोला हाइपोटेन्यूस गिवन है, ये बेस होता है, ये आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर। अब आप कुल मिला के इंपीडेंस ट्राइंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो। तो आप बोलोगे कोस फाई बराबर क्या होगा? आपने बोला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या गिवन है? आपने बोला कोस फाई गिवन है, फाई गिवन है तो कोस फाई गिवन हो गया। और क्या गिवन है? आपने बोला बेस गिवन नहीं है, बेस तो पूछ लिया, लेकिन ये गिवन है। समझ में आ गया ना। तो इसका मतलब आप बोलोगे कोस फाई बराबर होगा बेस कितना? आर अपॉन जेड। समझ में आ गई बात तुमको? तो आज से तुम्हारे लिए कोस फाई बराबर कितना हो गया? आर अपॉन जेड, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। रटने वाली बात तो ना बेटा कोई। और tan फाई बराबर हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ये कोई दिक्कत वाली बात तो ना? ये किसका तरीका निकालने का? ये तरीका है आपका फेज एंगल निकालने का। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? चलो जी ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं आगे। तो फेज एंगल बराबर इतना हो गया। अब आप ये बताओ मुझे, ये एक्स एल माइनस एक्स सी क्यों हो रहा? क्योंकि यहाँ एक्स एल क्या है? एक्स सी से बड़ा है। क्या मैं कह दूँ कि tan फाई बराबर एक्स सी माइनस एक्स एल नहीं हो सकता? आपने बोला होगा। कब? जब हम एक्स सी बड़ा ले लेंगे, एक्स सी बड़ा ले लेंगे एक्स एल से। कोई दिक्कत हो ना। तो tan फाई बराबर एक्स सी माइनस सी भी हो सकता है जब, ठीक है ना। और आप कह सकते हो कोस फाई बराबर क्या हो सकता है? आर अपॉन जेड। ये बात तुम समझ गए ना, मैंने कहाँ से उठाई बात? इस ट्राइंगल से। ओके चलो जी, उसके बाद आते हैं आगे। अब आती है रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन क्या कहती है? देखो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजोनेंस कंडीशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन की बेसिक कंडीशन ये है कि आपको एलसीआर पूरा आना चाहिए, ठीक है ना। एलसीआर समझ में आ गया तुमको? पक्का। चलो तो मुझे ये बताओ, एलसीआर में तुमसे एक बात पूछता हूँ, ई बराबर क्या होता है? आपने बोला ई बराबर होता है ई sin ओमेगा टी। पक्की बात है ना। हमने अब तक जो लिया था इस सर्किट में वो वी एल बड़ा था या वी सी बड़ा था? वी एल बड़ा था, पहली कंडीशन थी। तो बताओ आई की इक्वेशन क्या आती थी? आई बराबर आई नोट क्या आता था? sin ओमेगा टी माइनस फाई, माइनस आता था ना। तो ये बात ध्यान रखना, जब वी एल बड़ा हो वी सी से तो ये वाली इक्वेशन आती है।
माइनस। लेकिन अब एक बात बताऊं, अगर ये वाली कंडीशन हो VC बड़ा हो तो समझ गए ना क्या आएगा, प्लस। बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात तुमको, पक्की बात है ना, यहीं से मैंने बात बता दी। अब कहोगे जी नहीं मुझे तो प्रूफ चाहिए, प्रूफ की बात ऐसी भाई अपने आप करके देख लेना, बिल्कुल यही आएगा, ठीक है ना। आ जाओ, उसके बाद रेजोनेंस कंडीशन ऑफ LCR सर्किट। LCR सर्किट की रेजोनेंस कंडीशन, तुमने कहा था जी VL बड़ा हो सकता है V से, बिल्कुल हो सकता है। VC बड़ा हो सकता है, हाँ जी ये भी हो सकता है। क्या बराबर हो सकते हैं? बस जब बराबर हो जाए उसी कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है ना। तो जब, नोट में देखो ये बात लिखी हुई, जब VL बराबर VC और XL बराबर XC, आपने कहा VL बराबर VC की बात हुई थी, VL बराबर VC की बात हुई है, XL बराबर XC की। मैं कह रहा भैया क्या तुम्हें ये बात कह सकते हो I XC, हाँ है ना, I से कटा I, हाँ है ना, तो XL बराबर किसके आ गया XC। अरे भैया वही तो एक ही तो बात है। तो इस कंडीशन को रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं, समझ में आ गया ना। ऐसी कंडीशन क्या है, रेजोनेंस कंडीशन। तो पहली बात, रेजोनेंस कंडीशन सिर्फ LCR सर्किट में हो सकती है, समझ में आ गई ना बात, पक्की बात है ना। तो जब एक बात बताओ आप, VL बराबर किसके हो जाएगा, VC के, तो VL और VC आपस में बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ सर्किट में कौन बचेगा, समझ में आ गया ना। सर्किट कैसा बन जाएगा, प्योर, पक्की बात ना, बोर्ड में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। तो LCR सर्किट के फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग, LCR सर्किट के फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग VL बराबर क्या है, अगर VL बराबर VC या XL बराबर XC हो जाए तो ओनली R या VR ही बचेगा, हाँ है ना, ओनली R या VR ही बचेगा। मीन्स सर्किट प्योर रेजिस्टिव हो जाएगा और सर्किट का इम्पीडेंस कम हो जाएगा और करंट मैक्सिमम हो जाएगा। जी आपने इतनी सारी बात कैसे कह दी, सोचो। Z बराबर क्या होता है, आपने बोला जी अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। जब XL बराबर XC तो ये वाला पार्ट 0 हो गया भाई, ये इसके बराबर, तो बराबर में से बराबर गया 0, तो Z बराबर कितना आएगा, अंडर रूट R स्क्वायर मतलब R। तो भाई साहब ये बताओ इम्पीडेंस घटा है बढ़ा, आप बोलोगे पहले ज़्यादा आइटम थे अब कम आइटम है, तो इम्पीडेंस घटा। और जब इम्पीडेंस घटेगा, किसी का अपोजिशन घटेगा, अपोजिशन घटेगा तो करंट, और जब अपोजिशन मिनिमम है ये, तो इसका मतलब करंट ये क्या होगा, तो इसका मतलब रेजोनेंस कंडीशन पे करंट क्या होता है, मैक्सिमम। तो LCR सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस कंडीशन व्हेन करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम, समझ में आ गया। एंड इम्पीडेंस इज मिनिमम, पक्का बात है ना। चलो मुझे एक बात और बताओ आप, जब इम्पीडेंस मिनिमम हो गया, जब इम्पीडेंस मिनिमम हो गया, करंट हो गया मैक्सिमम, तो फेज एंगल के बारे में क्या ख्याल है, फेज डिफरेंस फाई के बारे में क्या ख्याल है, फाई कितना होगा। आप बोलोगे फाई होगा ही नहीं, और जब बचा ही नहीं तो कितना होगा, 0। समझ में आ गई बात तुमको, ये भी पूछी जाने वाली बात है, ठीक है ना। तो I नॉट, अरे यार आजा, तो ठीक है, I नॉट इक्वल टू E नॉट अपॉन, ये तो हम जानते हैं पहले से ही, ठीक है ना। तो XL बराबर कितना हो गया XC, तो I बराबर कितना, I नॉट इक्वल टू क्या हो गया, E नॉट अपॉन R। दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट आपका ये हो गया, ठीक है ना। तो सर्किट बिहेव एज अ प्योर रेजिस्टिव, सर्किट बिहेव एज अ प्योर रेजिस्टिव, ठीक है ना, प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है। तो इम्पीडेंस एट रेजोनेंस कंडीशन, इम्पीडेंस एट रेजोनेंस कंडीशन क्या देखते हैं। Z बराबर कितना होता है, XL माइनस XC, ये तो होता ही है, XL बराबर XC, तो Z बराबर R, ओके। उसके बाद क्लियरली इम्पीडेंस इज मिनिमम, सर्किट इज प्योर रेजिस्टिव, सर्किट में सिर्फ कौन रह गया, Z, ठीक है ना, मतलब R रह गया, ओके। अब बात आती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तुमसे बहुत बार पूछा जाएगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आप बोलोगे जब रेजोनेंस कंडीशन आती है तभी होगा, तो XL बराबर क्या होता है XC, और ओमेगा L बराबर क्या होगा, ओमेगा C, हाँ ठीक है ना, क्यों भाई XL बराबर XC होगा ना। अब आप बोलोगे ये आएगा इधर, तो ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, 1/LC, तो ओमेगा बराबर होगा 1 अंडर रूट LC। लेकिन ये काम एंगुलर में, तो ये कौन सी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो आप बोलोगे ये जो आएगा, अच्छा मैंने एंगुलर नहीं करा हुआ यहाँ, ऐसे नॉर्मल ही है, ठीक है ना। तो भाई आप बोलोगे इसे ओमेगा बराबर क्या होगा, 2πfl, तो आपने 2πfl कर दिया, ये पहुँच गए यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब कर लेना इस तरीके से, आपको f निकालना, तो आपने कहा जी ठीक है हम f निकाल लेते हैं, तो f को भेजो यहाँ, तो ये हो गया f² और ये हो गया कितना, 4π² ठीक है ना। तो FR बराबर आ गया इतना, एंगुलर, हाँ लीनियर फ्रीक्वेंसी नॉर्मल, ठीक है ना, ये एंगुलर नहीं है। तो दिस फ्रीक्वेंसी एट दिस फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझे कि नहीं समझे भाई। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे कंडीशन कौन सी आने वाली है, करंट मैक्सिमम, और रेजोनेंस भाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस कंडीशन आएगी, और रेजोनेंस कंडीशन पे करंट होता है मैक्सिमम और इंपीडेंस होता है मिनिमम, ठीक है ना। चलो जी, तो एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, आपने बोला XL बराबर XC, हाँ है ना, तो ओमेगा बराबर इतना, ओमेगा पहुँचाया ओमेगा, ओके ये आ गया, बताया था अभी भी। नोट में मैंने एक बात बोली, कई सारी बात बोली है, एट रेजोनेंस XL बराबर XC, VL बराबर VC, ठीक है ना। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR बराबर 1/2π अंडर रूट LC, ठीक है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करो, अगर मैं एंगुलर की बात करूँ तो आप बोलोगे 1/√LC, ठीक है ना, 2π नहीं आता उसमें। नंबर तीसरी बात, एट रेजोनेंस इम्पीडेंस इज मिनिमम, तो XL बराबर XC और Z बराबर, ठीक है। सर्किट इज प्योर, करंट इन द सर्किट इज
मैक्सिमम एट रेजोनेंस कितना होगा आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, समझ गया ना, जेड तो आर बन चुका ना अब। चलो जी, उसके बाद एट रेजोनेंस फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज जीरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ में आया नहीं आया, वोल्टेज समझ में आ गया ना वाला स्टेटमेंट कि जीरो क्यों होगा। एट रेजोनेंस फाई इक्वल टू जीरो। सो कोस फाई इक्वल टू, और कोस फाई क्या होता है पावर फैक्टर, ये बात आगे समझ में आएगी, ठीक है ना, पक्की ये बाद में बात करेंगे इस बारे में, ये पॉइंट हम अभी के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना, इसके जब यूज़ ही नहीं है अभी, इसका आया ही नहीं है। एट रेजोनेंस वी एल एंड वी सी शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट, हाँ है ना भाई, वी एल और वी सी इक्वल भी होने चाहिए और ऑपोजिट भी होने चाहिए, जब भी तो कटेंगे, है ना। तो कह रहा रेजोनेंट सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेप्टर सर्किट, कोई अपोज नहीं करता, एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। रेजोनेंस कंडीशन कैन नॉट अपीयर इन एलसी, सीआर एंड एलआर सर्किट, समझ में आ गया ना, तीनों चाहिए, तो सिर्फ रेजोनेंस किस में बन सकता है, एल सी आर में, ठीक है ना भाई साहब। आज के लिए इतना ही, और करेंगे बाद में, ओके ठीक है।